नमस्कार फिक्र, आपकी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा स्पेशल एडिशन है। वक्त तो दृश्यम का है, लेकिन ये स्पेशल एडिशन शो बताने की वजह क्या है आपको बता दें। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, लेबनान के अंदर इजराइल के जेट्स ने अटैक किया है। ठीक सुना आपने, लेबनान के अंदर इजराइल के फाइटर जेट्स ने अटैक किया। इसकी टाइमिंग को कैसे देखते हैं? बाइडेन की अरब देशों के, ब्लिंकन की अरब देशों के नेताओं से मुलाकात और फिर यह अटैक, या नसरल्लाह की जो घोषणा थी उसके बाद यह अटैक, यह आपके ऊपर है। हालांकि इसके बारे में हम और डिटेल देंगे, लेकिन दूसरी बड़ी खबर, हमास ने पूरी दुनिया को चौंका दिया यह कह के कि उसने अय्याश 250 यानी वो रॉकेट जिसकी 250 किलोमीटर की रेंज है, उससे सदर्न मोस्ट सिटी जो है इजराइल की, वहां पर अटैक कर दिया है। यानी ताकत हमास ने दिखाना शुरू कर दिया है। हमास के पास अभी भी बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो उसने बाहर नहीं निकाले। क्या इजराइल को उससे डरने की जरूरत है? क्योंकि बाइडेन कह रहे हैं कि मैंने अरब देशों से, ब्लिंकन कह रहे हैं मैंने अरब देशों से बात की है, गाजा में एड कैसे पहुंचाई जाए उसको लेकर। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, हमास हमले में 5 और इजरायली सैनिकों की मौत। इमारत में ट्रैप लगाकर 5 सैनिकों को मारा। उत्तर पश्चिम गाजा में बिल्डिंग को किया था टारगेट। दूसरी बड़ी खबर, सीज फायर मुद्दे पर जॉर्डन में बड़ी बैठक। मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई के विदेश मंत्री रहे मौजूद। मीटिंग में फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा हुई है। तीसरी बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायली विदेश मंत्री से बातचीत की है। एस जयशंकर ने गाजा के ताजा हालात पर चर्चा की। काउंटर टेररिज्म के मुद्दे पर इजराइल का समर्थन किया। इजराइल के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर को शुक्रिया अदा किया। एक और बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की हमास से बड़ी अपील, सभी बंधक तुरंत रिहा हो। एंटोनियो गुटेरेस, जो कि अब सिर्फ अपील कर रहे हैं, बिना शर्त बंधकों की रिहाई हो। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, थोड़ी देर पहले ये आंसू भी बहा रहे थे कि एम्बुलेंस पे कैसे अटैक कर दिया इजराइल ने। गाजा युद्ध में 29वें दिन तुर्की का बड़ा ऐलान, तेल अवीव से राजदूत को अंकारा वापस बुलाया। अब तक 6 देशों ने इजराइल से राजदूत वापस बुलाए। एक और बड़ी खबर, इजरायली रक्षा मंत्री ने किया लेबनान बॉर्डर का दौरा। बॉर्डर से रक्षा मंत्री गैलेंट ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी, नसरुल्लाह की गलती लेबनान का भविष्य तय करेगी। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर आतंकी हमला। आतंकी हमले में 5 एयरक्राफ्ट को पहुंचा नुकसान। हमले को अंजाम देने वाले 9 आत्मघाती मारे गए, लेकिन करीब 12 घंटे से ज्यादा चला यह पूरा एनकाउंटर। और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस की घोषणाएं और किरदार दोनों फिल्मी। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस का मतलब हजारों करोड़ों के घोटाले। पीएम मोदी ने कहा, गरीबों को 2028 तक फ्री राशन देने का ऐलान कर दिया है। 9वीं बड़ी खबर, बहुत दुखद खबर, दिल्ली एनसीआर की हवा आज और जहरीली हुई। किसी कोई फर्क पड़ता है? सोचने वाली बात है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 से ऊपर पहुंच गया है। कोई फर्क पड़ता है? सोचने वाली बात है। केंद्र से आपात बैठक बुलाने की दिल्ली सरकार की मांग है। दिल्ली सरकार खुद क्या कर रही है? सोचने वाली बात है। इन सभी खबरों के बीच में दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। वो भी तब जब यहां पर हालात युद्ध के नहीं है, लेकिन गाजा में तो युद्ध के हालात हैं। वहां पर लोगों का जीना दूभर हो गया है। और इसी से जुड़ी आज हमारा यह स्पेशल एडिशन है फिक्र आपकी का। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आज ब्रेकिंग न्यूज के बाद कौन कौन सी खबरें कर्टन रेजर में। पहली खबर, क्या गाजा में नागरिकों पर हमले के बाद अमेरिका इजराइल पर कोई दबाव बना रहा है? क्या नेतन्याहू इसके बाद भी बेलगाम है? ये बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर, गाजा में स्कूल, एम्बुलेंस, अस्पताल इजराइल के टारगेट पर क्यों हैं? यकीन मानिए, जो वहां की तस्वीरें हैं स्कूलों की, हम आपको दिखा नहीं सकते। और उसको देखकर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी आंखों से आंसू ना गिरे। एम्बुलेंस पे अटैक कोई कैसे कर सकता है? क्या इजराइल आम लोगों पर हमास की भड़ास निकाल रहा है? तीसरी खबर, गाजा में हमास से इजराइल की सेना का सुरंग युद्ध जारी है। हमास लड़ाकों की किस रणनीति से घबराई है नेतन्याहू की फौज? चौथी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह सुरंग में क्यों छिपा था? स्पीच से पहले अमेरिका ने उसे ऐसा कौन सा ट्रेलर दिखाया? पांचवी खबर, पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान ने दशकों आतंक के जो बीज बोए, क्या अब वही काट रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो अब सुरक्षित नहीं है? क्या वो भी आतंकियों के निशाने पर हैं? और क्यों यह सब हुआ जब अफगानिस्तान के लोगों को वापस भेजा गया पाकिस्तान से? लेकिन आज की बड़ी खबर, जंग के 29वें दिन इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। इजराइल के टारगेट पर अस्पताल, एम्बुलेंस के आने से दुनिया में
हंगामा मचा। अफसोस यूएन सिर्फ आंसू बहा रहा और कुछ नहीं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बम बरसाए हैं। 29वें दिन की वॉर रिपोर्ट में और क्या क्या बड़ी खबरें शामिल थी, सबसे पहले 2 मिनट में आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी। गाजा में इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर ड्रोन अटैक किया। हानिया 2019 से कतर में रह रहा है। इजराइल ने गाजा के अल-कुद्स अस्पताल के गेट पर बमबारी की। भारी तबाही मची। लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। इजराइल की वायुसेना ने गाजा के अल जॉयटम इलाके में एयर स्ट्राइक की। भीषण बमबारी से इलाके में कोहराम मचा। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। एंटी टैंक मिसाइल स्क्वाड, कमांड सेंटर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा किया। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा के अल सब्र इलाके में बमबारी की। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाने से अफरा तफरी मची। आईडीएफ की 460वीं ब्रिगेड के इन्फेंट्री और आर्म्ड फाइटर्स ने उत्तरी गाजा में हमास के कई टनल और मिलिट्री कंपाउंड तबाह किए। आईडीएफ ने यहां से हमास की गतिविधियों के संचालित होने का दावा किया। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ऑब्जर्वेशन पोस्ट समेत 2 टेरर शेल्स नष्ट किए। इजराइल का दावा है कि यहां से इजराइल के पोस्ट पर फायरिंग की गई थी। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के कई और ठिकाने तबाह करने का दावा किया। लेबनान बॉर्डर पर अल-अल्लाम इजरायली बेस के पास बमबारी का वीडियो आया। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर पलटवार किया। वीडियो जारी करके लेबनान बॉर्डर पर इजरायली कम्युनिकेशन टावर को ध्वस्त करने का दावा किया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमास ने आईडीएफ पर अटैक का नया वीडियो जारी किया है। आईडीएफ की कब्जा की गई कई इमारतों पर रॉकेट अटैक किए गए हैं। गाजा के बेत हेनोन में आरपीजी से अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में इजरायली टैंक मरकाबा का एक्शन। ब्रेक करिए इसको जरा। गाजा में हमास के ठिकानों पर गोले बरसाए गए। हमास को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ विजय हमारे रिपोर्टर्स और सहयोगियों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हमास का इजराइल के अशदोद में रॉकेट अटैक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ये देखिए जरा। आईडीएफ ने रॉकेट को इंटरसेप्ट करके तबाह किया। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, किस तरीके से अभी वहां पर एक्शन चल रहा है। ये देखिए जरा। और अब इन सभी खबरों के साथ मैं सीधे इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे खास मेहमान और हमारे सहयोगियों को। सीधे आइए। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं जनरल के सिन्हा सर। स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और जो आपके सामने अभी एक और सज्जन दिखाई दे रहे हैं ब्लैक टी शर्ट में या ब्लैक शर्ट में, वो अब से ठीक 22 घंटे पहले उसी जगह जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से आपके लिए शो कर रहे थे। एंड राइट नाउ ही इज एट ग्राउंड जीरो। मेरे साथ है विपिन चौबे। विपिन, कहां से हैं आप इस वक्त जुड़े? इजराइल में कहां पर हैं? विपिन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम विपिन के पास जाएंगे। विपिन, आपका ऑडियो हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन अपेरेंटली शायद आप हमें नहीं सुन पा रहे। लेकिन तेल अवीव से मनीष झा हमारे साथ हैं। फाइनली जहां पर मनीष है वहां पर मैं ये कह सकता हूं कम से कम
डायरेक्ट मिसाइल अटैक तो नहीं होगा, लेकिन जहां जहां ये जाते हैं वहां बम गोला बारूद जरूर हो जाता है। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन ये पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने आई है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट से एक क्विक रिएक्शन मनीष मैं आपसे लेना चाहूंगा। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं वो ये है कि अभी अर्बन वॉरफेयर शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। मनीष, व्हाट इज द टेक वहां पर? क्या इजराइल आर्मी ने हमास को डिस्काउंट किया? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एरियल अटैक किए उसके बाद ऐसा नहीं था कि वहां से रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो मिल रही है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, इस वक्त गाजा सिटी को चूंकि आईडीएफ ने चारों तरफ से घेर रखा है, या यूं कहें कि हजारों सैनिक जो नॉर्थ गाजा में मौजूद हैं उनको असली टनल वॉरफेयर का सामना करना है। इससे पहले अमेरिका ने एक हफ्ते की मोहलत दी है कि एक हफ्ते के भीतर आप जितना एयर स्ट्राइक करना है कर लीजिए, जितना हमास के ठिकाने आपको तबाह करने हैं कर लीजिए, लेकिन उसके बाद एयर स्ट्राइक में कमी लानी होगी और ग्राउंड फोर्स को अपना काम करना होगा। जब ग्राउंड फोर्स हमास के लड़ाकों के साथ इंगेज होगी तो उस वक्त स्थिति और ज़्यादा भयंकर दिखाई देगी। उस वक्त देखना होगा कि किस तरीके से आईडीएफ खुद को सिक्योर करते हुए आईडीएफ को हमास को ख़त्म करती है, क्योंकि तब उन्हें सुरंगों में घुसना होगा, तब उन्हें सुरंगों के आसपास गुरिल्ला वॉरफेयर का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल अभी स्थिति यह है कि आईडीएफ के पास एक बड़ा एडवांटेज एयर स्ट्राइक के तौर पर है। आगे बढ़ने से पहले वो एयर स्ट्राइक करती है और उसके बाद आगे बढ़ती है, तो ये एक तरह से कहें उनके लिए सुरक्षा कवच है। आप जो बता रहे हैं मनीष, ये वाकई में एक फैक्ट है, लेकिन मेरे सामने जो अभी जानकारी आ रही है, आईडीएफ ने आज दावा किया है कि उसे हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। हमास के खुफिया ठिकाने से उसके हाथ कई दस्तावेज और वॉर प्लान लगे हैं। हमास की नजाबा पोस्ट और जवालिया हेडक्वार्टर पर भी कब्जे का दावा किया गया है। आईडीएफ का यह भी कहना है कि उसने अब गाजा सिटी को पूरी तरह घेर लिया है। हमास के ठिकानों का एक एक करके सफाया किया जा रहा है। सुरंगों को नष्ट करने का सबसे अधिक जोर है वॉर फ्रंट पर मौजूद। मनीष की जो जानकारी है वो ये है कि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक लोगों को निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया है। दावा यह भी है कि इजरायली सेना जीत से बस कुछ कदम दूर है। लेकिन क्या ऐसे वक्त में नेतन्याहू हमले का प्लान बदल देंगे, और क्या वो ऐसा बाइडेन के दबाव में आकर करेंगे? इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। लेकिन व्हाइट हाउस ने इजराइल पर प्रेशर क्या बनाया, पहले वो जान लेते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इसकी हेडलाइन कहती है कि बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि इजराइल ने अमेरिका के साथ बातचीत के बाद हमास के खिलाफ युद्ध रणनीति में काफी बदलाव किया। ये बदलाव क्या है, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, क्योंकि इसके बाद माना जा रहा है कि गाजा युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, या यूं कहें कि उन्हें नई जिंदगी मिल सकती है। असल में उस अधिकारी से सवाल पूछा गया था कि क्या वॉशिंगटन गाजा में नागरिकों की बढ़ती मौतों को लेकर इजराइल पर कुछ दबाव डाल रहा है। तो अधिकारी ने फोन पर जवाब देते हुए नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इस बारे में अमेरिका इजराइल से कड़े सवाल लगातार पूछ रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि हमले को लेकर इजराइल के जो भी उद्देश्य हो उनमें स्पष्टता होनी चाहिए। बाइडेन प्रशासन के उस वरिष्ठ अधिकारी का यह भी कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद युद्ध विराम का आह्वान करना अमेरिका के लिए सही नीति नहीं होगी। ऐसा तभी सही होगा जब इजराइल के लोग सुरक्षित महसूस करें और ऐसा हमला दोबारा ना हो, ये सुनिश्चित हो। अधिकारी की माने तो इजराइल अमेरिका के बीच गाजा में आम नागरिकों की सुरक्षित जगह निकलने को लेकर भी बातचीत हुई थी। इसके अलावा गाजा में राहत सामग्री से भरे ट्रकों को ले जाने पर भी रोक न लगाने को लेकर चर्चा हुई थी। ऐसा अमेरिका की तरफ से दबाव है, लेकिन क्या नेतन्याहू इस पर तैयार होंगे, ये सवाल बड़ा है। हालांकि ये भी समझने वाली बात है कि अमेरिका ये दबाव इजराइल पर क्यों बना रहा है। देखिए, आपको याद होगा इसी शो में, इसी चैनल पर, इसी वक्त में मैंने आपसे एक बात कही थी कि अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी होती है, और ये स्ट्रैटेजी अब जिमी कार्टर से लेकर बराक ओबामा तक रही है। पहले वो समर्थन देता है इजराइल का, फिर उसके बाद बोलता है रिस्ट्रेन करो, और फिर कहता है कि युद्ध रोक दो। ये उसकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन इजराइल सिर्फ हमास के ठिकानों पर टारगेट अटैक करे, ये कोशिश है अमेरिका की। इजराइल के निशाने पर सिर्फ हमास के लड़ाके हों, ये कोशिश है अमेरिका की। रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर बमबारी ना हो, ये चाहता है अमेरिका।
क्योंकि अब तक उसके हमलों में हजारों बच्चे मारे जा चुके हैं। निर्दोष लोगों पर हमले का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। मिडल ईस्ट में अमेरिका से दुश्मनी लगातार बढ़ रही है। रूस ईरान को आग में घी डालने का मौका मिल रहा है। अमेरिका के अंदर भी एक्शन का विरोध शुरू हो चुका है। अमेरिका के कई सहयोगी देश बच्चों की मौत से नाराज हैं। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, मेरे साथ इस वक्त जंग के किसान सर मौजूद है। सर, सवाल वही है जो हम सब अभी ढूंढ रहे हैं। बॉडी बैग्स आने शुरू हो चुके हैं, हॉस्टेजेस रिलीज हुए नहीं हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट्स के अंदर एक प्रेशर है। आज भी अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हुआ फिलिस्तीन को लेकर, उनके समर्थन में। लंदन में प्रोटेस्ट हुआ उनके समर्थन में, जर्मनी में प्रोटेस्ट हुआ उनके समर्थन में। और इस सब के बीच में वीकेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, यह ठप्पा ऑलरेडी लग चुका है जो बाइडेन पर। क्या करेंगे नेतन्याहू? जय हिंद निशांत जी। जय हिंद आपने जो सवाल किए हैं वो बहुत पेचीदा सवाल है, उसके डायरेक्ट आंसर्स तो नहीं होंगे, पर जो ऑपरेशनल इंपेरेटिव देख करके मैं देखता हूं और जिस तरह से नेतन्याहू के ऊपर में देखिए उनके अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। 1.5 करोड़ और नेतन्याहू साहब राइट, आपको पता है ये राइट एक्सट्रीम विंग के उसमें उन्होंने माना जाता है। और जो इस तरह से गाजा में चीज़ें हुई हैं और वो ऑपरेशनल इंपेरेटिव के साथ साथ उन्होंने कहीं भी इसको रिस्ट्रेन नहीं किया। और आप सही कहते हैं, उसका कोई ऐसा ये नहीं जवाब दे सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज जो हो रही है गाजा स्ट्रिप में, खास करके जो इजरायलियों की और इस्राइली डिफेंस फोर्सेस की जो मेन है वहाँ के बच्चों की, नागरिकों की, तो ये तो एक जाहिर सा सवाल बनता है। बट ऑपरेशनल इंपेरेटिव में इजरायली फोर्सेस को जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने उनके सरमल मटका के साथ मैंने ट्रेनिंग की है, देखा है, उनको जाना है। वो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपने ऑपरेशनल इंपेरेटिव। देखिए आज के दिन में क्या हुआ है, गाजा सिटी को जब आप सीज बहुत क्लोजली करते हैं, इसके पहले तो एक जनरल सीज था ना, अब वो क्लोजअप हो गए, तो खुद को आप भी बचाएंगे, स्ट्राइक में कमी आएगी। इसका अमेरिका जरूर दिखाएगा कि मेरे कहने से ये स्ट्राइक्स कमी हुई हैं, ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। आप देखिए अपने सेफ्टी ऑफ ट्रूप्स भी तो है ना, कि आपके जैसे जैसे फ्रंटलाइन क्लोजअप होगी, एरियल आपको स्ट्राइक्स रोकने पड़ेंगे। हाँ, आप उसमें अटैक हैप्टर्स ला सकते हैं, कोई और दूसरा प्रिसीजन चीज़ें मार सकते हैं, मगर आप उसके कैसे, आप तो ओपन में है ना, वो तो ऑलरेडी ट्रेंचेस या बोलिए जिसको आप टनल कह रहे हैं या बिल्डिंग्स के पीछे है। अब उस बिल्डिंग में जहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट है जो कि पूरी तरह तबाह हो गई है, उस पर एरियल अटैक यदि कोई डालता है तो उसमें तो कोई ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है कि सिविलियन मरेंगे। आज जो सिविलियन को ढाल बना के कह रहे हैं, देखिए गाजा सिटी में 11 लाख लोग थे आउट ऑफ 23 के, 11 लाख के आसपास, 7 लाख निकल गए हैं, 3-4 लाख बचे हैं। और वो उसमें से जो मैं मानता हूं कि उसमें से आधे तो हार्डकोर हैं। 1.5 टू सर, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है गाजा सिटी के लिहाज से। मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा सेना सर, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं उसके लिए माफी, लेकिन गाजा के जबालिया कैंप पर आईडीएफ का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से यह हमला किया गया है। मतलब पिछले 72 घंटों में तीसरा हमला है। यूएन स्कूल पर हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है। एक हफ्ते में तीसरी बार, 72 घंटे में तीसरी बार आईडीएफ ने बमबारी की है। यूएन स्कूल पर हमले के पीछे की क्या वजह हो सकती है? इसमें से कई तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। यकीन मानिए, दे आर शॉकिंग, दे आर एब्सोल्युटली शॉकिंग। ये जो विजुअल आपके सामने चल रहा है, ये एक एम्बुलेंस पे अटैक का वीडियो है, उसका टेक हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अस्पताल पर हमलों को लेकर हमास का बड़ा आरोप। ब्लिंकन ने तेल अवीव दौरे के वक्त 3 अस्पतालों पर हमला किया। आईडीएफ ने ब्लिंकन की मौजूदगी में अस्पतालों पर हमला किया, हमास ने यह कहा है। ये हमास नहीं बोल रहा है, ये ईरान बोल रहा है। सच्चाई तो ये है। और हमास सिर्फ चेहरा है, उसके पीछे, बल्कि मुखौटा है, उसके पीछे ईरान है, ये भी साफ होता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी प्रेशर काफी है और वो ये है कि इजराइल रिहायशी इलाकों पर हमले रोके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अमेरिका के दबाव का कोई असर नहीं हो रहा है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजरायली सेना ने आज ही गाजा पट्टी के एक स्कूल पर हमला किया। कल आईडीएफ ने एम्बुलेंस पर टारगेटेड अटैक किया, अस्पतालों पर बम बरसाए। पिछले 29 दिन से जारी युद्ध को अगर गौर से देखें तो कुछ बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इजरायली सेना बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। अस्पतालों पर लगातार बम गिराए जा रहे हैं। इंडोनेशिया अस्पताल, हाइफा अस्पताल जो है वहां पर, अल कुदस अस्पताल, वहां पर बम गिराए जा रहे हैं। बेघर लोगों के लिए शरणगाह बने स्कूलों पर भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। यूएन के स्कूल पर अटैक किया गया। युद्ध के 28वें दिन इजरायली सेना ने वो किया जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। इजरायली सेना ने एम्बुलेंस के काफिले को टारगेट किया है और जब वो सबके सामने आउट इन ओपन आ गया, एम्बुलेंस वाला शॉट प्ले करिए यहां पर, जब वो सबके सामने आउट इन ओपन आ गया तो उसके बाद वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इसके अंदर हमास के ऑपरेटिव्स हैं। आईडीएफ का हमला इतना भीषण था कि इसमें अब 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 60 लोग घायल हुए हैं। इस हमले को लेकर इजरायली सेना पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने ऐसा क्यों किया। ये गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हमले की वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं जिनमें एम्बुलेंस के काफिले पर टारगेटेड अटैक किया गया। हमले के बाद घटनास्थल से जो तस्वीरें आई हैं वो भयानक हैं। इनमें से ज्यादातर तस्वीरों को दिखा नहीं सकते। इस हमले से इजरायली सेना सवालों में घिर गई है। खून खराबे की तस्वीरें देखकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, गाजा में अल शिफा अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस काफिले पर हमला भयावह है। इजराइल ने एम्बुलेंस पर हमले की बात मानी है, पर सवाल यह है कि इजरायली सेना ने एम्बुलेंस को निशाना क्यों बनाया। आईडीएफ ने इसका जवाब दिया, हमारे एयरक्राफ्ट ने एम्बुलेंस को टारगेट किया क्योंकि इनका इस्तेमाल हमास द्वारा किया जा रहा था। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा, यह पहली या 100वीं बार नहीं है जब हमास के कमांडर एम्बुलेंस का अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसे दावों को बेबुनियाद बता रही है। एक बयान में कहा गया, घायलों को शिफ्ट करने से पहले इसकी जानकारी रेड क्रॉस और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को दी गई थी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा के मुताबिक जिस वक्त बारूद गिरा, एम्बुलेंस गंभीर रूप से घायल लोगों को अल शिफा अस्पताल से राफा बॉर्डर क्रॉसिंग की तरफ ले जा रही थी। इसकी पुष्टि रेड क्रॉस की तरफ से जारी बयान से भी हुई। दोपहर 4:05 पर एम्बुलेंस का काफिला अल शिफा हॉस्पिटल से निकला, लेकिन भारी गोलाबारी की वजह से 4 किलोमीटर बाद ही एम्बुलेंस को लौटना पड़ा। लौटते वक्त हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर पहले एम्बुलेंस को मिसाइल से टारगेट किया गया। रेड क्रॉस ने कहा, दूसरी एम्बुलेंस को हॉस्पिटल के गेट के पास टारगेट किया गया। हमास को लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। हमास से घायल लड़ाकों को एम्बुलेंस से मिस्र भेजने की कोशिश की। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से हमास पर बड़ा दावा। हमास ने पिछले हफ्ते भी लड़ाकों को एम्बुलेंस से भेजा था। गाजा के अल कुदस अस्पताल के पास भीषण बमबारी हुई। इजरायली सेना ने की बमबारी से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। बमबारी के बाद धुएं और धूल का गुबार दिखाई दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गाजा पर हो रही बमबारी को लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बातों का इजरायल पर कोई असर नहीं हो रहा है। हमास को टारगेट करने की बात कहकर इजरायली सेना गाजा के अस्पतालों को कैसे निशाना बना रही है, आपको दिखाते हैं। गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा इजराइल के बारूद से फिर दहल गया। धमाके के बाद अस्पताल में चीख पुकार मच गई। आईडीएफ का बारूद अल शिफा हॉस्पिटल के गेट के पास गिरा। हमले के बाद धुएं का गुब्बार उठ गया। इजरायली सेना अल शिफा अस्पताल पर बार बार हमले कर रही है। आईडीएफ ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड और कंट्रोल सेंटर है। अल शिफा अस्पताल जैसा हमला इंडोनेशियन अस्पताल के पास भी हुआ। हमला इतना विध्वंसक था कि इससे पूरी इमारत बर्बाद हो गई। धमाके के बाद आग लग गई।
هناك عدد من الإصابات وعدد من الشهداء. इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के 3 बड़े अस्पतालों पर कई बार हमले किए हैं। सबसे ज्यादा हमले गाजा सिटी के अल शिफा और अल कुद्स पर हुए हैं। इसी के साथ उत्तरी गाजा के इंडोनेशियन हॉस्पिटल पर भी कई हमले हो चुके हैं। इन हमलों ने अस्पतालों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऊपर से तेल की कमी ने अस्पतालों की हालत खराब कर दी है। इस वक्त गाजा पट्टी के अस्पतालों में तेल और दवा की भारी कमी है। गाजा में 35 में से 16 अस्पताल काम नहीं कर पा रहे हैं। बिजली नहीं होने के बाद कुछ अस्पताल जनरेटर से काम चला रहे हैं, लेकिन तेल सप्लाई ठप है, जिससे जनरेटर बंद होने के कगार पर है। उत्तरी गाजा के कमाल अदवान अस्पताल में बिजली संकट काफी गंभीर हो गया है। अस्पताल के प्रमुख अहमद अल कहलोट के मुताबिक अगले 24 घंटे में तेल खत्म हो जाएगा, जिसके बाद जनरेटर काम करना बंद कर देंगे। जनरेटर बंद होने के बाद वेंटिलेटर, डायलिसिस और ऑक्सीजन पर निर्भर मरीजों की जान पर खतरा बढ़ जाएगा। इजरायली सेना के हमलों ने गाजा पट्टी को कब्रिस्तान जैसा बना दिया। इस वक्त गाजा में हजारों लोग घायल हैं, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कल ही कहा गाजा में रहने वाले करीब 15 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। पिछले 29 दिन से जारी युद्ध में 105 मेडिकल सेंटर्स पर हमला हुआ है। अब तक 150 स्वास्थ्यकर्मी मारे जा चुके हैं। 27 एम्बुलेंसेस, 105 मेडिकल सेंटर पर हमला हुआ है। नंबर्स देखिए, स्टैगरिंग फिगर्स जिसको कहते हैं। 150 स्वास्थ्यकर्मी मारे गए हैं, 27 एम्बुलेंस बर्बाद हो गई हैं। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 9,488 लोगों की जान जा चुकी है। मारे गए लोगों में ये नंबर देख रहे हैं आप, 3,900 बच्चे, जबकि 2,500 से ज्यादा महिलाएं हैं। 66% सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं जो मारे गए। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी यानी UNRWA के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक गाजा में हर रोज औसतन 420 बच्चों की मौत हो रही है या वो घायल हो रहे हैं। गाजा में बरस रहे बारूद के बीच हर रोज 180 बच्चों का जन्म हो रहा है। इस वक्त पूरे गाजा पट्टी में 50,000 महिलाएं गर्भवती हैं। गाजा पट्टी पर बरस रहे बारूद ने सबसे ज्यादा शिकार बच्चों और महिलाओं को बनाया है। यह अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है। छोटे छोटे बच्चे हाथों में कैंडल लिए अस्पताल पर बमबारी रोकने की अपील कर रहे हैं। सीधे चलूंगा, बिपिन चौबे इस वक्त मेरे साथ हैं। बिपिन जुड़ चुके हैं मेरे साथ इस वक्त तेल अवीव से, अगर मैं गलत नहीं हूं, और अब से ठीक 22 घंटे पहले, बल्कि बिपिन इसी स्टूडियो में इसी जगह से आपके सामने शो कर रहे थे। राइट नाउ इज इन इजराइल। व्हाट अ कमिटमेंट। बिपिन, मुझे ये बताइए, आप अभी वहां पर लैंड करें, व्हाट इज द फील, व्हाट इज द पल्स देयर? और देखिए, तेल अवीव की अगर बात करेंगे निशांत आप, तो यहाँ वो जो राष्ट्रीयता है वो यहाँ पर लोगों में नजर आती है, और लोगों में किसी तरह का रिग्रेट नहीं है कि हमास पर जो हमले हो रहे हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, स्वाभाविक है कि मानवता को शर्मसार करती है ये तस्वीरें कि बच्चों की गलती क्या है, अस्पतालों की गलती क्या है, बुजुर्गों की गलती क्या है, महिलाओं की गलती क्या है। लेकिन इजरायली लोग ऐसा नहीं सोचते। उनका साफ तौर से कहना है कि हमारा देश शांत बैठा था, हम पर युद्ध थोपा गया, और युद्ध थोपने वालों पर उस जमीन को जब तक हम समतल नहीं बना देंगे तब तक हमारा ऑपरेशन नहीं रुकेगा। यही पीएम नेतन्याहू का संदेश है, और यही टॉप टू बॉटम, मैं जो स्थानीय लोगों से बात कर रहा हूं, टैक्सी वालों से, रेस्टोरेंट वालों से बात कर रहा हूं कि आप इस युद्ध को लेकर क्या सोचते हैं, तो यही लाइन जो मैंने कही वो वही लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, हम पर युद्ध थोपा गया और युद्ध थोपने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे चलूंगा। यहां पर मेरे साथ जनरल के सिन्हा सर मौजूद हैं। सिन्हा सर, एक पर्टिनेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या ऐसा लगता है आपको कि, क्योंकि आपने गाजा सिटी की बात की, गाजा सिटी एक फाइनल हॉल्ट होगा जिस तरीके से इजराइल के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और गाजा सिटी पर कब्जा करने के बाद अपेरेंटली दे विल ड्रॉ अ लाइन कि अब इसके नीचे जो है वो फिलिस्तीन है, गाजा सिटी तक हम रहेंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है? मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। देखिए निशांत, यदि आप गाजा की कंप्लीट ज्योग्राफी को देखें, और जिस तरह से वहाँ 8 बड़े कैंप हैं, रेफ्यूजी कैंप्स हैं जो कि UN चलाता है, उनके 17,000 लोग हैं, वहाँ रेड क्रॉस है। आप ये बताइए,
2005 के बाद ये कैसे इन्होंने 500 किलोमीटर टनल बना ली, कैसे इतना बड़ा असला कर लिया पूरा वहाँ पर। इसके अलावा देखिए जॉर्डन से जो शिफ्ट हुआ है, जो बैन ड्रग्स हैं उसकी कारोबार नीचे चलती है। जितने ये चीज़ें नहीं आ रही हैं टीवी के अंदर, ये नहीं आ रही हैं खबरों में। अब आप बताइए इसको आप मोटे तौर पे नॉर्थ गाजा सिटी, उसके बाद आप नीचे में 2 जगह यदि आप लेते हैं, इनको बांटते हैं, तो आप देखिए जो खान यूसुफ का इलाका है वही तो मेन अड्डा है, वही उनकी इंट थी वहाँ एजेंसीज। वहाँ का जो ये मोहम्मद सैफ है, दाइश है, वो वही का रहने वाला है वो। और ये 8 कैंप्स हैं। अभी तो एक ही कैंप जबेलिया का नाम आप सुन रहे हैं ना, अभी बीच कैंप का आप नाम सुनिएगा। बीच कैंप में जो है वो मेजर है, अल सफा हॉस्पिटल उसके नज़दीक है। ये जो अड्डे हैं, अब आप बताइए एक मिलिट्री ऑपरेशंस जिसमें चलता है, तो आप इजराइल के तरफ से देखिए, ये बहुत अच्छा है मानवता का। मगर मानवता के लिए जब आपको ये कहा जाता है कि आप निकलिए, यहाँ से निकलिए, आपको लीफलेट गिराए जाते हैं, हमें नहीं लगता है जो वाडी गाजा से ये आराम से निकल सकते हैं। नहीं, लेकिन सर क्या आपको ऐसा लगता है कि गाजा एक फतेह करने के बाद, गाजा शहर फतेह करने के बाद इजराइल की फोर्सेस रुकेंगी या आईडीएफ उससे भी आगे बढ़ेंगी? अभी तो उनका मेन टारगेट है वाडी गाजा के ऊपर पूरा क्लियरेंस। उसमें केवल आपके मेरे अनुसार 65% टनल्स हैं। देखिए टोटल टनल की संख्या वहाँ पर 1300 की है, 150 ध्वस्त हो चुके हैं, 300 का और एक रिपोर्ट आ रहा है। मगर यदि आपको नीचे जाना पड़ेगा तो जैसे आपने देखा उस इलाके में खान यूसुफ में 25% टनल्स हैं और वो डेंजरस टनल्स हैं। ठीक है, वो सीधा का सीधा निकलता है इजिप्ट की तरफ। ठीक है, अब आप ये बताइए यदि आपको टनल से बर्बाद, हमास को यदि खत्म करना है, आप या तो तो फिर जिंदा रहने दें। यदि इजराइल की मैं मिलिट्री की तरफ से देखता हूं, या इजराइल लीडरशिप की तरफ से देखता हूं, तो उनके पास कोई चारा नहीं है कि पूरे के पूरे 41 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर यू हैव टू सैनिटाइज। गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। यानी गाजा विल नॉट बी द फाइनल, गाजा सिटी विल नॉट बी द फाइनल हॉल्ट। सिन्हा सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपको रोकूंगा, थोड़ा समय कम है, लेकिन इजराइल के हमले में सिर्फ अस्पताल और एम्बुलेंस ही तबाह नहीं हुए हैं। आईडीएफ की बमबारी में गाजा पट्टी के दर्जनों स्कूल, यूनिवर्सिटी मिट्टी में मिल चुके हैं। आज ही आईडीएफ ने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्कूल पर जबरदस्त हमला किया। ये इजरायली सेना के हमले की नई तस्वीरें हैं। इजरायली सेना के हवाई हमलों ने गाजा पट्टी के अल फकरून स्कूल को हिला दिया। अल फकरून स्कूल संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया जाता था। इजरायली सेना के भीषण हमलों के बाद से गाजा के यूएन स्कूल में हजारों लोगों ने शरण ले रखी थी। हमले के वक्त यहां हजारों लोग मौजूद थे। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यूएन स्कूल पर हुए हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, 70 लोग घायल हुए हैं। यूएन स्कूल पर हमले से कुछ घंटे पहले ओसामा बिन जायद स्कूल पर भी इजराइल ने बमबारी की थी। इस स्कूल में भी लोगों ने शरण ले रखी है। इस धमाके में भी कई लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली सेना ने 29 अक्टूबर को गाजा के ताल अल हवा में स्थित अल अजहर यूनिवर्सिटी को हवाई हमले में बर्बाद कर दिया था। और गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी ब्रेक करिए। एक ही समय पर 2 जगह एयर स्ट्राइक्स की गई। हमास के अहम ठिकाने नष्ट करने का दावा। इस सब के बीच में गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन हर घंटे तेज होता रहा है। इस बीच युद्ध को लेकर इजरायली सेना और हमास दोनों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में गाजा से टनल वॉर की जो तस्वीरें आ रही हैं वो सबसे खतरनाक हैं। हम आपको टनल वॉर की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 1 मिनट 15 सेकंड का एक वीडियो है जिसमें टनल से निकलकर गुरिल्ला लड़ाके एक टैंक उड़ाते हैं। दूसरी तस्वीर भी हमास के लड़ाकों की है जो अचानक टनल से बाहर आते हैं, इजरायली टैंक पर आईडी प्लांट करते हैं और टैंक में जबरदस्त धमाका होता है। तीसरी तस्वीर और भी भयावह है।
हमास के कई लड़ाके पहले टनल से निकलकर झाड़ियों में छिपते हैं, फिर टैंकों को टारगेट कर हमला कर देते हैं। तीनों तस्वीरें हमास ने जारी की हैं, ये बताने के लिए कि गाजा में आईडीएफ की सबसे बड़ी चुनौती टनल है। सिर्फ 29 सेकंड का यह वीडियो हमास के दमदार पलटवार का सबसे बड़ा सबूत है, जो खुद हमास ने ही जारी किया है। ये वीडियो गाजा में चल रहे जमीनी युद्ध का सच भी बयां कर रहा है, जिसमें न सिर्फ आईडीएफ बल्कि हमास भी पूरी ताकत से लड़ता दिख रहा है, खासतौर से गुरिल्ला युद्ध में। इसलिए एक एक फ्रेम को गौर से देखिए। वीडियो शुरू होते ही सबसे पहले एक इजरायली टैंक दिखता है, फिर हमास का एक गुरिल्ला आईडी हाथ में लेकर आगे बढ़ता है, टैंक पर फिट कर देता है। अगले ही पल वहां जोरदार धमाका होता है। इजरायल के मरकावा टैंक का पर्चा उड़ जाता है। हालांकि धमाके से पहले ही गुरिल्ला लड़ाका तेजी से टैंक के पास से हट जाता है और उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये आईडीएफ के टैंक पर हमास के गुरिल्ला अटैक का ही प्रमाण है, जिसका सीधा कनेक्शन टनल से है। हमास ने ऐसा ही एक और विनाशक वीडियो जारी किया है। 1 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में हमास के लड़ाके टनल से बाहर निकलते हैं। झाड़ियों के बीच से होते हुए वो उस जगह पहुंचते हैं जहां से कुछ ही दूरी पर इजरायल के टैंक खड़े हैं। लड़ाके टारगेट सेट करते हैं और धावा बोल देते हैं। खबर है कि यहां इजरायली सेना हमास के ट्रैप में फंस गई और घात लगाकर हमास ने आईडीएफ पर हमला कर दिया। इसमें इजरायल को बड़ा नुकसान हुआ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण लेबनान के रमीश और रशाया गांव में बमबारी हुई है। इजरायल की एयर स्ट्राइक में भारी तबाही, हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह करने का दावा। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह का पलटवार। हिजबुल्लाह ने इजरायली बेस पर दागी मिसाइलें। पहली बार बुरकान मिसाइल से हमला किया गया। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर। शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की स्पीच के बाद से इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग तेज हो गई है। लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। नेतन्याहू ने कल ही ऐलान किया था कि अगर हिजबुल्लाह ने इजरायल को आंख दिखाई तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद से लेबनान में इजरायल के हमले बढ़ गए हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात कुछ और है कि नसरुल्लाह ने कल अपनी स्पीच सुरंग में बैठकर इसलिए दी क्योंकि उसे इजरायल और अमेरिका के हमलों का डर था। हमारी इस रिपोर्ट ने ऐसे कुछ बड़े खुलासे किए हैं। हफ्ते भर के लंबे इंतजार के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जब शुक्रवार को गाजा युद्ध पर बोलने आया तो उसने बातें बड़ी की, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं किया जिससे हमास या फिलिस्तीनियों में कोई भरोसा जगा। उल्टे खबर यह आई कि इस दौरान वो खुद इतना डरा हुआ था कि बंकर में बैठकर लोगों को संबोधित कर रहा था। ऐसा क्यों था, उसके लिए एक और तस्वीर देखनी चाहिए। जिस वक्त नसरुल्लाह अमेरिका पर गाजा में नरसंहार के आरोप लगा रहा था, उसी वक्त भूमध्य सागर में अमेरिका के जंगी बेड़े ने बड़ी हलचल पैदा करके रखी थी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और कमांड शिप यूएसएस माउंट विटनी इटली की नेवी फ्रिगेट के साथ समंदर में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। नसरुल्लाह की खोखली धमकियों के बीच इस युद्धाभ्यास की गूंज पूरे मिडिल ईस्ट में सुनाई दे रही थी। इसके बाद पेंटागन का बयान सामने आया। पेंटागन प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने बीबीसी से बातचीत के दौरान कहा, संघर्ष को रोक दिया है और अभी हम इस संघर्ष को इजराइल और हमास के बीच के रूप में ही देखते हैं। अमेरिका के अलावा शुक्रवार को हिजबुल्लाह को कोई भी गलत कदम न उठाने की चेतावनी इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी दी थी। कहा था कि इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वैसे इजराइल अमेरिका की ताकत का असर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के भाषणों में भी दुनिया ने महसूस किया था, क्योंकि तब नसरुल्लाह ने यह भी कहा था कि अरब वर्ल्ड ने उनसे जंग ना छेड़ने की गुजारिश की थी।
मेरे दो सहयोगी इस वक्त तेल अवीव से आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, मनीष झा और उनके साथ कैमरामैन अमित और विपिन चौबे हैं मेरे साथ तेल अवीव से। मनीष, फाइनल टेक, तेल अवीव में बम्बार्डमेंट क्या कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? आप काफी घंटों से यहां पर, क्योंकि मैं उसकी इंटेंसिटी से यह समझना चाहूंगा कि हमास के हौसले कैसे हैं। देखिए, पहले की तुलना में तो अब तेल अवीव में रॉकेट के हमले नहीं के बराबर होते हैं, इक्के दुक्के कभी कभार होते हैं, लेकिन उस हिसाब से निश्चित तौर पर हमास की इंटेंसिटी कम हुई है। अभी एक बड़ी खबर आई है निशांत, जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज जो आईडीएफ ने सेफ कॉरिडोर देने की बात की थी 1 से 4 बजे के बीच में, तो आईडीएफ का दावा है कि उस सेफ कॉरिडोर को खुलवाने के लिए आईडीएफ की टीम वहां पर मौजूद थी जब हमास के लड़ाके वहां पर पहुंच गए, यानी नॉर्थ गाजा से वो साउथ गाजा की तरफ शिफ्ट करते हुए हमास के लड़ाके पहुंचे और उन्होंने आईडीएफ पर मोर्टार से और एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। और जिसकी वजह तो आईडीएफ का कहना है कि देखिए, सेफ कॉरिडोर उन लोगों के लिए जो सिविलियन सुरक्षित निकल सके उसके लिए हम खुलवाने गए थे, वहां पर भी हमें हमास हमला कर रहा है। तो हमास का ये कैरेक्टर है, ये आईडीएफ का दावा है सेफ कॉरिडोर को लेकर। जी, यह बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं और एक क्विक रिएक्शन में विपिन से लेना चाहूंगा। विपिन, आपकी जो लोगों से बातचीत हुई है, जो वहां पर कॉमन मैन है, उससे आपने मुझे बताया उन्होंने क्या कहा, लेकिन जब आप वहां पर गए हैं इन टर्म्स ऑफ होटल रिजर्वेशन, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, क्या उन सब चीजों में कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल असर पड़ा है। देखिए, जब मैं दिल्ली से उड़ा आबू धाबी तक तो फ्लाइट्स आपको फुल नजर आएंगी, लेकिन जो फ्लाइट्स आमतौर पर आबू धाबी से बिल्कुल फुल इजराइल की तरफ आती हैं, दोहा से आती हैं, कतर से आती हैं, वो तमाम फ्लाइट्स आधी की तादाद में, मतलब जिनको बहुत जरूरी है वही इजराइल, क्योंकि ये परसेप्शन है कि ये वॉर जोन है। बेशक तेल अवीव में बहुत ज्यादा, जैसा मनीष ने भी बताया कि आज की तारीख में उतना फर्क नहीं है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोग डरे जरूर हैं और वो इंपैक्ट यहाँ की सड़कों पर भी नजर आ रहा है। सैटरडे की नाइट है, आमतौर पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, लोग निकलते हैं, पार्टीज करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मैं सरमोना मार्केट पे खड़ा हूं। सरोना मार्केट इसको कहा जाता है, बहुत फेमस मार्केट है, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद है। और जो लोग स्थानीय लोग भी हैं वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक इसी तेल अवीव के आसमान पर रॉकेट मंडराया करते थे, लोगों को डर था। आज बेशक उसकी इंटेंसिटी कम हुई है, लेकिन डर और दहशत अभी भी है, ना सिर्फ तेल अवीव बल्कि बाहर से आने वाले लोगों में। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बी सेफ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी एक ऐसा शब्द है जो पाकिस्तान से कोसों दूर जा चुका है। क्यों? ये देख रहे हैं आप, पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला। ये वो हैं जो मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में हथियार दे रहे थे, अब इनके हथियारों के जखीरों को उड़ा रहे हैं वो जो कई जमाने पहले इनके अपने हुआ करते थे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को उसके ही पाले हुए आतंकी लगातार निशाना बना रहे हैं। आतंकवादियों ने पाकिस्तान के मियां वाली एयरबेस पर बड़ा आतंकी हमला कर दिया। इस एयरबेस पर एक एक करके कुल 9 आतंकी अटैक करते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। आतंकियों ने पाकिस्तानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने मोर्चा संभाला, फिर दोनों तरफ से कई घंटों तक फायरिंग होती रही। कुछ घंटे बाद हमले में शामिल सभी 9 आतंकी मारे गए। हमले के बाद तहरीक जिहाद पाकिस्तान यानी टीजेपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ये वही संगठन है जिसके बारे में किसी को सही जानकारी नहीं है, इसीलिए संगठन को पाकिस्तान में रहस्यमयी आतंकी संगठन कहते हैं। वक्त करीब रात 2 बजे, जगह मियां वाली एयरबेस, पाकिस्तान। अचानक ही गोलियों की आवाज और धमाके से पूरा मियां वाली एयरबेस हिल उठा। चंद मिनट के अंदर ही एयरबेस के आसपास अफरा तफरी मचती है। यह पाकिस्तानी एयरबेस पर आतंकियों का हमला था। तस्वीरें उसी एयरबेस की है जहां घुप अंधेरे के बीच आग की लपटें और गोलियों की आवाज काफी देर तक सुनाई देती रही। आतंकी एयरबेस के अंदर घुसे और सबसे पहले अलग अलग दिशाओं में पोजीशन ली ताकि फायरिंग करने और तबाही मचाने में कोई परेशानी ना हो। आतंकी एयरबेस की दीवार फांदकर अंदर घुसे। आतंकियों ने फेंस काटकर अपना रास्ता बनाया। आतंकियों में कुछ फिदायीन हमलावर भी थे। यह सोची समझी साजिश थी। आतंकियों ने इस हमले को अंजाम देने के लिए जो रास्ता अपनाया था
वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जो हुआ उसके लिए प्लान पहले से बनाए गए थे। ये वो सीढ़ी है जिसका इस्तेमाल आतंकियों ने एयरबेस में घुसने के लिए किया था। इसी सीढ़ी के सहारे आतंकी ऊपर चढ़े और फिर फेंस काटकर बेस में घुस गए। हालांकि वक्त रहते पाकिस्तानी आर्मी ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू की। कई घंटों के संघर्ष के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने सभी 9 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आतंकी हमले में एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, एक रिफ्यूलर, एक हेलीकॉप्टर, 2 आर्म ड्रोन और एक ट्रेनर, कुछ सैनिक और पायलट्स की कैजुअलिटी हुई। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि सभी 9 आतंकी मारे गए। कई पाकिस्तानी पायलट्स के भी मारे जाने की खबर है।